नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की। फिजिक्स से जो भी आपके आरओ, एआरओ और पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं, इसके अलावा जो भी स्टेट एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं जैसे एमपीपीसीएस और आरएएस में, तो ऐसे सभी एग्ज़ाम से हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर वन लाइनर बनाकर रखा है, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर हम आपको इसकी लिंक अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा फिजिक्स में मापक यंत्र एवं पैमाने। तो मापक यंत्र और पैमाने देख लेते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। कार्य का मात्रक जूल। दूरी का मात्रक पारसेक। याद रखिएगा, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में नापी जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी यानी कि ग्रहों के बीच की दूरी पारसेक में मापी जाती है। उसके बाद त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय होता है त्वरण का सूत्र, तो ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद कृत कार्य का मात्रक तो जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। उसके बाद ऊर्जा का मात्रक जूल। धारा का मात्रक एम्पियर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। उसके बाद सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं ताप का मात्रक सेल्सियस यानी कि डिग्री सेल्सियस जिसे कहते हैं, ये होता है। उसके बाद शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक ये डेसिबल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। और कौन सी दूरी की? तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी की इकाई है। उसके बाद अगला देख लेते हैं दाब का मात्रक पास्कल। ऊर्जा का मात्रक जूल। जहाज के चाल को मापते हैं किसमें? तो नॉटिकल में माइन या नॉट में मापते हैं। तो जहाज के चाल को नॉट में मापते हैं। और जो दूरी मापते हैं समुद्री दूरी को किस में मापते हैं? तो ये नॉटिकल माइन में। नॉटिकल माइन NM बोल सकते हैं शॉर्ट में, नॉटिकल माइन। उसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पर है भी कि नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या होती है? तो नॉटिकल मील होती है या माइल। उसके बाद एक बैरल बराबर कितना होता है? तो 159 लीटर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो फर्मी मीटर होती है। फर्मी मीटर कितना होता है? तो 10 की पावर -15 मीटर होता है फर्मी मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3 × 10⁻16 मीटर होता है। तो याद रखिएगा, एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर। मीटर में बदलेंगे कि 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं तो डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। जल का बहाव मापते हैं क्यूसेक में। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दाब समतुल्य है किसके? 1 बार के बराबर में। भूकंप के तरंगों की तीव्रता मापते हैं रिक्टर में। तो याद रखिएगा, रिक्टर स्केल पैमाना होता है, उसी में भूकंप तरंगों की तीव्रता मापते हैं।
डिजिटल सूचना की इकाई कौन है? तो बाइट है। ऊष्मा की इकाई कौन है? तो अर्ग, कैलोरी, प्रति जूल है, अर्ग है या कैलोरी है या जूल है। तो तीनों ही ऊष्मा की इकाई है तो या अर्ग लिखना या कैलोरी या फिर जूल। एक पिकोग्राम 10 की पावर -12 ग्राम होता है। अश्वशक्ति की इकाई क्या होती है? तो हार्स पावर अश्वशक्ति की इकाई होती है। एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -3 मिलीमीटर होता है या 10 की पावर -6 मीटर होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई कितनी होती है? तो ओम मीटर होती है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर। प्रकाश वर्ष द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसके बाद पारसेक लंबी खगोलीय दूरी का मात्रक है। ये प्रकाश वर्ष कितना होता है एक पारसेक में? तो 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। ये कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद मापन की कौन सी इकाई का 0.39 गुना इंच होता है? तो सेंटीमीटर होता है। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। उसके बाद दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। और दाब का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल और दाब का सीजीएस पद्धति मात्रक डाइन होता है। उसके बाद सोनार का प्रयोग किस में किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग नौसंचालन द्वारा डूबी हुई चीज़ों का पता लगाने में किया जाता है। सोनार में प्रयोग करते हैं तो पराश्रव तरंगों का उपयोग करते हैं सोनार में। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है तो ऑडियोमीटर है। उसके बाद पवन का वेग मापक यंत्र है तो एनीमोमीटर है, पवन का वेग मापक यंत्र। वायु की गति मापक यंत्र कौन है? तो एनीमोमीटर है, वायु की गति मापक यंत्र। उसके बाद दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापक यंत्र कौन है? तो पाइरोमीटर है। विद्युत धारा का मापक यंत्र कौन है? तो एमीटर है। क्षैतिज दूरी का मापक कौन यंत्र है? तो टैकियोमीटर है। क्षैतिज दूरी यानी कि ये तो लंबवत दूरी हो जाती है इसके, लेकिन ये दूरी यदि मापा जाए तो ये टैकियोमीटर, ये क्षैतिज दूरी कहलाती है और ये ऊपर की ओर लंबवत दूरी कहलाती है। तो क्षैतिज दूरी का मापक टैकियोमीटर है। उसके बाद पाइरोमीटर विकिरण तापमापी, तो पाइरोमीटर विकिरण तापमापी। 2000 डिग्री सेल्सियस तापमापक थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण थर्मामीटर। उसके बाद सोलर रेडिएशन मापक यंत्र पाइरोहेलियोमीटर, तो सोलर रेडिएशन मापक यंत्र पाइरोहेलियोमीटर होता है मापक यंत्र। गैस दाब मापक यंत्र कौन होता है? तो मैनोमीटर होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापक यंत्र कौन होता है? तो हाइग्रोमीटर होता है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर। उसके बाद भार मापक यंत्र कौन होता है? तो स्प्रिंग तुला होता है। और वायु दाब मापक यंत्र कौन होता है? तो बैरोमीटर होता है। फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति का मापक तो ओंडोमीटर होता है। तो विद्युत चुम्बकीय मापक या तरंगों की आवृत्ति का मापक ओंडोमीटर। उसके बाद ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र ऑडियोमीटर। वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापक यंत्र ओडोमीटर होता है। तो वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापक ओडोमीटर और ध्वनि तीव्रता का ऑडियोमीटर। साधारण बैरोमीटर में प्रयुक्त द्रव कौन होता है? तो पारा होता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व मापक यंत्र लैक्टोमीटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को भी कहा जाता है तो थर्मो रेसिस्टर कहा जाता है। उसके बाद हृदय की धड़कन मापने का यंत्र कौन होता है? तो स्टेथोस्कोप होता है, हृदय की धड़कन मापक यंत्र। फिर रक्तचाप मापक यंत्र कौन होता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, रक्तचाप मापक यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। सोने की शुद्धता मापक यंत्र कौन होता है? तो कैरोटोमीटर। तो सोने की शुद्धता मापक यंत्र
कैरोटोमीटर। उसके बाद प्रकाश तीव्रता का मापक लक्स मीटर होता है, तो प्रकाश तीव्रता का मापक लक्स मीटर। उसके बाद 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापक यंत्र कौन होता है, तो पाइरोमीटर होता है। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापक यंत्र पाइरोमीटर होता है। उसके बाद रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति मापक यंत्र कौन होता है, तो रडार होता है। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति मापक यंत्र रडार होता है। फिर भूकंपित लहरों का आयाम का पैमाना कौन होता है, तो रिक्टर होता है। उसके बाद भूकंपित तीव्रता मापक यंत्र तो सिस्मोग्राफ होता है। तो भूकंपित तीव्रता मापक यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। उसके बाद किस पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता, तो केल्विन का मान ऋणात्मक नहीं होता है। ये भी कई बार आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी पेपर में आपके पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छे से देखिएगा और इसको रिवीजन के रूप में आप हमारा PDF डाउनलोड कर इसको रिवाइज भी करिएगा। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापक यंत्र तो अल्टीमीटर है। तो अल्टीमीटर समुद्र तल से विमानों की जो ऊंचाई मापी जाती है, कोई भी जो विमान उड़ता रहता है उसकी ऊंचाई किसके द्वारा मापते हैं, तो अल्टीमीटर से नापते हैं। उसके बाद प्रतिरोध का मापक ओम होता है और प्रतिरोध का संकेतक क्या होता है, तो R होता है, यानी कि रेजिस्टेंस। समुद्र की गहराई का मापक यंत्र तो फाइडोमीटर होता है। हृदय की धड़कनों को चित्रित करता है तो कार्डियोग्राफ चित्रित करता है। उसके बाद हवा में इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो कार्बोरेटर द्वारा। तो इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है कार्बोरेटर द्वारा। ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन मापक यंत्र कौन होता है, तो फोनोमीटर होता है। तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन मापक यंत्र फोनोमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ होता है। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ होता है। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र गाइरोस्कोप होता है। शरीर की क्रियाओं को ग्राफ में निरूपित करता है तो कौन, काइमोग्राफ निरूपित करता है शरीर की क्रियाओं को ग्राफ में। उसके बाद हम यांत्रिकी के प्रश्न देख लेते हैं। तो यांत्रिकी में साधारण यंत्र किसे कहते हैं, तो कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है, इसे साधारण यंत्र कहते हैं। ये परिभाषा पूछी गई थी। उसके बाद गहरी सांस लेने में संवेदनशील तराजू पर खड़े व्यक्ति का वजन क्या होगा, तो गहरी सांस लेने पर संवेदनशील तराजू पे खड़े व्यक्ति का वजन घट जाएगा। याद रखिएगा, गहरी सांस लेने पर उसका वजन घटेगा। उसके बाद वॉशिंग मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल पर, यानी कि वॉशिंग मशीन, उसके अलावा जो मशीन हम दूध से मक्खन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मशीन भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। उसके बाद प्रक्षालन मशीन कार्य करती है। ये वही मशीन है, देखिए प्रक्षालन मशीन, यानी कि दूध से क्रीम अलग करने की मशीन अपकेंद्रीय प्रकरण पर या अपकेंद्रीय बल पर। सदिश राशि कौन सी नहीं होती है, आयतन, उसमें सदिश राशि नहीं होती है। जो सदिश राशियाँ हैं वो कौन कौन है, तो विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग और आवेग। इसकी ट्रिक क्या है, वह शब्द जहाँ पर वह आ जाए, वह वो सभी सदिश राशियाँ हैं। याद रखिएगा, सदिश राशियाँ वे हैं जहाँ पर वह शब्द आ जाए, वे सभी सदिश राशियाँ अधिकांश होती हैं। तो याद रखिएगा सदिश राशियों की ट्रिक, वह शब्द आने पर, जैसे विस्थापन में वह है, वेग में वह, बल में वह, त्वरण में वह, संवेग में भी, आवेग में भी। उसके बाद संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त राशि क्या होती है, द्रव्यमान होती है, क्योंकि संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। तो mv m बराबर P बटे v हो जाएगा। जब m हम इसमें गायब करेंगे तो m बराबर m बराबर
v गायब होगा तो m बराबर p/v हो जाएगा, यानी कि संवेग और वेग और द्रव्यमान का अनुपात बन जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये बल कहलाता है, यानी कि फोर्स। फोर्स का सूत्र क्या होता है? F बराबर m गुणे a, द्रव्यमान गुणे वेग त्वरण। उसके बाद घन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a², यानी कि 6 और भुजा स्क्वायर, a बराबर होती है साइड, यानी कि भुजा। घन का आयतन बराबर क्या होता है? तो भुजा क्यूब होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश, ये कौन सा नियम कहलाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। हवाओं की गति केवल गतिज ऊर्जा। हवा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है गतिज ऊर्जा में? तो हवा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है गतिज ऊर्जा में? किसी वाहन के चलने पर यात्री का सिर पीछे की ओर झुकने का कारण है स्थिरता का जड़त्व। उसके बाद कहाँ पर व्यक्ति गति नहीं कर सकता? तो घर्षण विहीन पृष्ठ पर व्यक्ति गति नहीं कर सकता। बर्फ पर चलना कठिन है घर्षण की कमी के कारण, क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं है इसलिए वहाँ पर फिसलन ज़्यादा होती है। तो घर्षण के कारण या घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। भरी हुई गाड़ी को चलायमान रखने में अधिक बल लगता है, चलने पर घर्षण कम हो जाता है, क्योंकि जब कोई गाड़ी चलना शुरू कर देती है तो उसमें घर्षण कम होता जाता है, इसीलिए वो आसानी से चल देती है। लेकिन जो भरी हुई गाड़ी है उसमें खड़ी हुई गाड़ी को ज़्यादा ताकत लगती है। उसके बाद समान बल लगाकर समान गतिज ऊर्जा की वस्तु को रोकने पर स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी सभी के। उसके बाद गुरुत्व के अधीन गति, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ब्रह्मगुप्त कौन से काल के थे? तो गुप्तोत्तर कालीन खगोल शास्त्री तथा गणितज्ञ थे। तो ब्रह्मगुप्त कौन थे? गुप्तोत्तर कालीन खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। उसके बाद अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अंतरिक्ष में व्यक्ति क्या कैसे रहता है? तो तैरता रहता है हवा में जैसे। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में कोई सीधा नहीं खड़े हो सकता, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था तो आइजक न्यूटन ने, और आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का भी क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इसका फार्मूला क्या उन्होंने दिया था? तो F बराबर G m1 इंटू m2 बाई मीटर स्क्वायर। तो यह इसका फार्मूला दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक कौन है? तो G है यहाँ पर। उसके बाद अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेल फेंकने पर वह भी उसी यान के साथ साथ उसी गति में करेगा। तो यह इसका सूत्र है कि जैसे कोई यान हमारा गति कर रहा है पूर्व से पश्चिम, तो हम कोई उस यान से यदि कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो चीज़ भी वैसे ही उसके पैरेलल गति करना शुरू कर देगी उसी के साथ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो वह उसी डायरेक्शन में गति करती रहेगी। यह इसका सिंपल सा तात्पर्य है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 2 गुनी होती तो गुरुत्वाकर्षण 1/4 होता, क्योंकि जो F का मान है वो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि दूरी 2 गुनी बढ़ा दी जाए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो गुरुत्वाकर्षण 1/4 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसका भार अपरिवर्तित रहता है। मोम, लकड़ी तथा धातु के समान आकार के टुकड़े फेंकने पर सभी साथ साथ धरती पर पहुंचेंगे। उसके बाद मानव शरीर का भार अधिकतम होता है कितना? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। उसके बाद एक पिंड का अधिकतम भार होता है तो हाइड्रोजन में। याद रखिएगा, मानव शरीर का अधिकतम भार ध्रुवों पर इसलिए अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक गुरुत्व बल होता है यहाँ पर। एक पिंड का द्रव्यमान निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल और पिंड पर लगने वाले उपेक्ष बल पर। चंद्रमा पर मानव का भार कितना
रहता है 1/6 पृथ्वी के भार का। उसके बाद भारहीनता का कारण है गुरुत्वाकर्षण की शून्यता। उसके बाद भारहीनता का कारण है गुरुत्वाकर्षण की शून्यता। उसके बाद यदि पृथ्वी का भार वहीं रहे और त्रिज्या 1% कम हो तब जी का मान -2% बढ़ेगा। तो जी का मान कितना बढ़ेगा? -2%। उसके बाद आगे देख लेते हैं, विनाशकारी भूकंप का त्वरण होगा कितना? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विनाशकारी भूकंप का त्वरण होगा। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने इसकी रेडियम की खोज की थी। उसके बाद पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। उसके बाद आगे देख लेते हैं, एक्सरे मशीन की खोज किसने की? तो विलियम रॉन्टजन ने की थी 1895 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी 1796 ईस्वी में। पृथ्वी अपने अक्ष में कितने किलोमीटर प्रति घंटे से घूमती है? तो 4400 किलोमीटर प्रति घंटे से पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है। अगला है, यदि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति को अनुभव नहीं कर पाते हैं, यदि हम पृथ्वी की अपनी कक्षा में या कक्ष में गति को अनुभव नहीं कर पाते हैं तो क्यों? क्योंकि पृथ्वी के गति के सापेक्ष हमारी गति शून्य है, इसीलिए हम इसकी गति को अनुभव नहीं कर पाते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो भार शून्य होगा, द्रव्यमान वही रहेगा। याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता है? तो m जो होता है किसी वस्तु का मास, वो कभी नहीं बदलता, वो हर ग्रह पर स्थायी रहता है, जबकि उसका भार बदलता रहता है। उसके बाद अगला है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कृत्रिम उपग्रह गिरता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल त्वरण प्रदान करता है गति के लिए। तो पृथ्वी का जो आकर्षण बल है उसको गति प्रदान करता है सभी चारों ओर घूमने के लिए। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है, तो डॉपलर प्रभाव द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है। उसके बाद उपग्रह अपने कक्ष में चक्कर लगाता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण उपग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। भू उपग्रह अपनी कक्षा में गति करता है, तो अपकेंद्रीय बल से भू उपग्रह अपनी कक्षा में गति करता है। भू उपग्रह को अपकेंद्र बल प्राप्त होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भू उपग्रह को अपकेंद्र बल प्राप्त होता है। 4 आधारभूत बलों में क्षीणतम बल है, तो कौन सा? गुरुत्वीय बल है। और सबसे प्रबल बल कौन है? तो नाभिकीय बल होता है। तो 4 आधारभूत बलों में सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल होता है। तो सबसे प्रबल नाभिकीय, फिर चुंबकीय बल, उसके बाद वांडर वाल बल और उसके बाद गुरुत्वीय बल। तो ये घटता हुआ क्रम है, सबसे ज़्यादा नाभिकीय बल होता है। लिफ्ट में भार अधिकतम होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी। झूले पर खड़े हुए या खड़े होकर झूला झूलने पर आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की दूरी कम हो जाएगी। यहाँ से जैसे यहाँ पर कोई झूला झूल रहा है, तो जैसे ये व्यक्ति पहले बैठा था फिर ये खड़ा हो गया, तो ये दूरी उसकी कम हो जाएगी, तो इस कारण से उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं, लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए वह सुस्त हो जाती हैं। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। उसके बाद पेंडुलम घड़ी तीव्रता से चलती है शीतकाल में। उसके बाद पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। उसके बाद पृथ्वी से किसी वस्तु को पलायन वेग से कम वेग से फेंकने पर पृथ्वी वापस पृथ्वी पर आ जाती है। तो पृथ्वी से किसी वस्तु को पलायन वेग से कम वेग से फेंकने पर वापस पृथ्वी पर आ जाती है। उसके बाद चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। उसके बाद स्थूल पदार्थों के गुण देख लेते हैं, ये भी फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है
और बार बार यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे कि वर्षा की बूंद गोल होती है, ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है घर्षण बल। तेल जल के तल पर फैल जाता है तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, तेल का घनत्व कम है इसलिए तैरता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो याद रखिएगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दो अलग व्यास के बुलबुलों को नली से जोड़ने पर छोटा बुलबुला और छोटा तथा बड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा जब इनको एक नली से जोड़ते हैं दोनों को। तो याद रखिएगा, केशिकत्व नहीं होता तो कैरोसिन दीपक का जलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि फिर उस डिब्बी में कोई भी तेल ऊपर तक ना जाता और वह जितनी भी बत्ती पर हम आग लगाते वो सिर्फ उतनी ही जलती, वहाँ से नीचे से कोई भी कोई भी तेल ऊपर चढ़ नहीं पाता। केशिकत्व की अनुपस्थिति में पेड़ पृथ्वी पर नहीं उगते हैं। तो केशिकत्व की अनुपस्थिति में पेड़ पृथ्वी पर नहीं उगते। केशिकात्व का उदाहरण है सोखते का स्याही सोखना। स्टोव में कैरोसिन का ऊपर पहुंचने का कारण पृष्ठ तनाव है। उसके बाद केश नली में द्रव अधिक ऊपर तक चढ़ता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, किसी झील की तली से बुलबुला ऊपर आएगा तो बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। हवाई यात्रा में पेन की स्याही निकलने का कारण है वायु दाब में कमी। हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं तो पास्कल के नियम पर। मोबाइल ने किस संबंध में क्रांति लाई है? तो लोगों के जुड़ाव में। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल ने किस संबंध में क्रांति लाई है? तो आवागमन में। बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट का तात्पर्य होता है तूफान या तूफानी मौसम। उसके बाद फव्वारे के किस छेद से पानी अधिकतम दूरी तक जाएगा? तो फव्वारों के बीचों बीच के छेद से। उसके बाद फव्वारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के प्रमेय पर। धारा रेखी गति में पाइप के पास परतों की गति क्या होती है? तो न्यूनतम होती है। उसके बाद धारा रेखी गति में पाइप से दूर की गति तो अधिकतम होती है। उसके बाद झील की ऊपरी सतह कार्य करती है ऊष्मारोधी का कारण। तो झील की ऊपरी सतह कार्य करती है ऊष्मारोधी का, क्योंकि जब झीलों में बर्फ़ जम जाती है तो फिर नीचे मछलियाँ जिंदा रहती हैं। वो इसी प्रकार से जिंदा रहती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जीव जंतु रहते हैं और ऊपर से जो ऊष्मा या ठंडक होती है उस ठंडक को ये बर्फ़ नीचे आने नहीं देती, जिस कारण से ये सभी जीव जंतु यहाँ पर जिंदा रहते हैं। तो ये ऊष्मारोधी का काम करती है। उसके बाद कड़े जाड़े में भी झील के जल का ताप अधिक रहता है सतह की अपेक्षा, क्योंकि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। उसके बाद बर्फ़ जमी झील में भी मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि तल पर बर्फ़ नहीं जमी होती, सिर्फ ऊपरी हिस्से में जमी होती है, नीचे पूरा पानी होता है। उसके बाद घनत्व निर्भर नहीं करता तो मात्रा पर निर्भर नहीं करता घनत्व। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 केल्विन पर। लोहे की जहाज पानी की सतह पर तैरता है पृष्ठ तनाव के कारण। उसके बाद लोहे की सुई पानी में डूब जाती है परंतु पारे पर तैरती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। उसके बाद लोहे की सुई पानी पर डूब जाती है जबकि जहाज तैरता रहता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है।
इसीलिए सुई ऊपर तैरती रहती है, इसलिए सुई पानी में डूब जाती है जबकि जहाज तैरता रहता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। जब कुएं से पानी खींचते हैं तो पानी की सतह के ऊपर बाल्टी भारी हो जाती है। तो याद रखिएगा, पानी की सतह के ऊपर जब तक कोई बाल्टी पानी में है तब तक वो तो हमें हल्की लगेगी, लेकिन जैसे ही वो बाल्टी पानी से बाहर आई तब वो हमें उसे भारी महसूस होगी। उसके बाद भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा शून्य होगा, क्योंकि जल में जैसे डालेंगे तो वह उसका भार शून्य हो जाएगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण है कम घनत्व। उसके बाद रासायनिक तत्व जो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है वो टेक्नीशियम है। टेक्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 43 है। उसके बाद समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का भाग समुद्र सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। उसके बाद पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाएगा तो शरीर डूब जाएगा, तो याद रखिएगा। उसके बाद समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। इसके अलावा नमकीन के साथ वो गाढ़ा होता है, यानी कि मोटा पानी होता है जहाँ पर तैरना आसान होता है। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो सागर का पानी होता है वो काफ़ी मोटा होता है, इस कारण से वो ऊपर उठ जाता है। नदी से सागर में जाने पर जहाज़ कुछ ऊपर उठ जाता है, प्लवन बल के कारण उड़ जाता है। उसके बाद नदी विज्ञान या स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स संबंधित है विश्राम की स्थिति से। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रकाश से इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है 320 से 400 नैनोमीटर के बीच। सौर विकिरण परास में दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। उसके बाद दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान कितना प्रसार होता है, तो ये 390 से 780 नैनोमीटर। उसके बाद मानव आँख द्वारा दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है तो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए सुग्राही। उसके बाद प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों की होती है। प्रकाश सीधी रेखा में जाता प्रतीत होता है क्योंकि तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। उसके बाद प्रकाश की गति अधिकतम होती है, किस में होती है अधिकतम, तो निर्वात में। कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिक तथा पराध्वनिक तरंग में सर्वाधिक वेग है किसका, प्रकाश का। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति पानी में कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का वेग कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद प्रकाश का वेग शून्यावकाश में वेग अनुमानित है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय 8 मिनट होता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तित रहता है, तो क्या आवर्ती अपवर्तित रहती है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी इकाई एक अपवर्तित रहती है, तो यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आवृत्ति में। उसके बाद सघन से विरल में जाने पर चाल तथा यह अभिलंब से दूर होता जाता है। प्रकाश तरंगों का वायु से कांच में जाने पर तरंगदैर्घ्य व वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो तरंगदैर्घ्य और वेग उसका बदल जाएगा और आवृत्ति सेम रहेगी। प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त गैस क्या होती है, तो नियान होती है। उसके बाद साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन तथा व्यतिकरण का उदाहरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। उसके बाद मृग मरीचिका का उदाहरण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
प्रकाश तंतु कार्य करता है तो पूर्ण आभ्यंतर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफरेंस TIR के सिद्धांत पर। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है तो प्रकाश तरंग के रूप में। एंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन कराने में। एंडोस्कोप क्या है तो संकीर्ण दूरदर्शी है। उसके बाद एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद किसी वस्तु के त्रिविमीय स्वरूप को अंकित और पुनरावृत्त करने के लिए प्रयोग की गई तकनीक क्या होती है, होलोग्राफी होती है। उसके बाद त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो होलोग्राफी का। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर प्रकाश फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, रोस्टर स्कैन कहलाता है। उसके बाद रमन प्रभाव का प्रकाश संबंधित है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। उसके बाद ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है तो लेज़र बीम प्रयुक्त होती है। उसके बाद दूरदर्शन प्रसारण में सब संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। उसके बाद आवृत्ति मॉड्यूलन है। उसके बाद दृश्य पटल रेटिना पर चित्र उल्टा व छोटा बनता है। उसके बाद रेटिना पर चित्र बनता है तो वास्तविक बनता है। ये भी सभी बिहार PCS में पूछे हुए प्रश्न हैं। एक की जगह दो आँख होने का कारण क्या होती है, दूरी व गहराई का एहसास हो जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने पर आंखों को क्षति पहुंचने का कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। तारे का रंग दर्शाता है तो तारे का तापमान दर्शाता है कि वह किस तापमान का है। चूँकि नीला रंग जो होता है वो सबसे अधिक तापमान वाला होता है, सबसे अधिक टेम्परेचर होता है उसका। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण की वजह कौन है तो धूल कण है। धूल कणों की वजह से प्रकाश सबसे ज़्यादा परावर्तित होता है या प्रकीर्णित होता है। प्राथमिक रंग कौन है तो लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है तो RGB, रेड ग्रीन ब्लू। उसके बाद प्राथमिक वर्णक कौन है तो हरिताभ नीला, रक्तराभ नीला, तो रक्ताभ नीला, लोहित और पीला, 3 प्राथमिक वर्णक हैं। उसके बाद प्राथमिक रंगों या वर्णकों के आपस में मिलने पर श्वेत रंग या श्वेत वर्णक बनता है। उसके बाद सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में। प्रकाश का रंग निर्धारित करती है तो तरंगदैर्घ्य। उसके बाद मैजेंटा और पीला वृत्त एक दूसरे को काट कर बनाएगा तो लाल रंग बनाएगा। फिर सयान और मैजेंटा एक दूसरे को काटकर नीला रंग बनाते हैं। उसके बाद सूर्य उदय से पूर्व सूर्य दिखने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। उसके बाद देख लेते हैं क्षितिज के निकट सूर्य चंद्रमा का आकार दीर्घवृत्ताकार होता है तो क्षितिज के निकट सूर्य और चंद्रमा का आकार दीर्घवृत्ताकार दिखता है। उसके बाद सूर्य प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया द्वारा। तो सूर्य प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण करते हैं कौन तो ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इस प्रकार का प्रकाश संश्लेषण करते हैं और खाना बनाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल लाल होने के कारण लंबी तरंगदैर्घ्य यानी कि दूर से भी उसे आदमी देख सकता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और आकाश के नीले होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। उसके बाद अंतरिक्ष से आकाश का रंग क्या होता है तो काला होता है। आकाश नीला दिखता है आकाश के परावर्तन तथा जल कणों के द्वारा सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग के परावर्तन के कारण। हमारी या प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है तो प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। उसके बाद रॉकेट से जाने वाले यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई देगा वह पृथ्वी के प्रेक्षकों को दिखेगा
कैसा? पीला दिखेगा। उसके बाद कार के पीछे दृश्यावलोकन करने के लिए शीशे लगे होते हैं उत्तल दर्पण वाले। उसके बाद दाढ़ी बनाने में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। धूप से बचने के छाते का रंग होना चाहिए तो ऊपर उजला नीचे काला होना चाहिए। तो धूप से बचने के लिए ऊपर उजला और नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है कौन सा? तो काल्पनिक और बड़ा। उसके बाद देख लेते हैं समतल दर्पण। तो समानांतर सर्पल दर्पण समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत बनेंगे। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे। सेम क्वेश्चन है। दर्पण को थीटा से घुमाने पर परावर्तित किरण का मान 2 थीटा होगा। 7 रंगों को पृथक कर सकते हैं तो प्रिज्म द्वारा। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है तो नीला, हरा, पीला है। उसके बाद एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोने पर छोटी और जल की सतह पर झुकी प्रतीत होगी। बाल्टी में जल के भीतर पड़े सिक्के दिखेंगे अपेक्षाकृत निकट। उसके बाद जल के अंदर कोई व्यक्ति जल की सतह पर सिक्कों को देखेगा तो वह अपेक्षाकृत दूर दिखेगा। तो याद रखिएगा, जल के अंदर कोई व्यक्ति जल की सतह पर सिक्के को देखेगा तो वह जल से दूर दिखेगा। जल में वायु का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करेगा अपसारी लेंस के जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी ऊंचाई से लगभग आधी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा हिस्सा। फिर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी अनंत होगी। 2 मीटर क्यूब की वस्तु को पूरा देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई 1 मीटर होनी चाहिए, यानी कि 2 मीटर से आधी होनी चाहिए। उसके बाद दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में दिखाई देती है दूर की वस्तु में, और निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। उसके बाद निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के आगे बनता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष में स्पष्ट दिखती हैं निकट की वस्तु में, और पढ़ने वाले ग्लासेस बनते हैं किससे? तो उत्तल लेंस के। तीव्र प्रकाश से अंधेरे में जाने पर कुछ देर तक नहीं दिखता, वह बाद में धीरे धीरे दिखने लगता है तो समय में अनुकूलित होने के कारण। उसके बाद आँखों में संकेंद्रण होता है। लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा आँखों में संकेंद्रण होता है। तो मृग तृष्णा क्या है? तो प्रकाशिक भ्रम है। उसके बाद सर्च लाइट होती है अवतल दर्पण से बनी हुई। हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक और गोले की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है यह छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, कार की हेड लाइट सर्च लाइट अवतल दर्पण या नतोदर दर्पण के रूप में कहलाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर। आँख के लेंस की फोकस दूरी प्रभावित होती है सिलिपरी मांसपेशियों के द्वारा। उसके बाद आँखों में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है। अपारदर्शी वस्तु के आकार का रंग वस्तु के आकार के या वस्तु के द्वारा परावर्तित रंग होता है। तो अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वस्तु के द्वारा परावर्तित रंग होता है। टेलीविज़न या रंगीन टेलीविज़न के आधारभूत रंग कौन है? तो नीला, हरा, लाल। तो 3 इसके आधारभूत रंग हैं। मूल वर्ण है लाल, हरा, नीला।
उसके बाद हरा, लाल और नीला रंग मिलकर बनता है तो श्वेत रंग मिलकर बनता है, तीनों को मिलाकर। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 है। श्वेत रंगों का 7 रंगों में टूटना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। उसके बाद सूर्य का बाल दिखना और आकाश में सूर्य तारों का टिमटिमाना दृष्टि भ्रम कहलाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर से कवर करेंगे ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय दोस्तों।